चलिए भाई अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, चित्र में दिखाया गया कोड़ी मापक यंत्र का नाम ना, यह दिखाया गया यार, यह हमारा देखिए जो होता है ना, इसका यह मेन ब्लेड होती है, एक्सिलरी ब्लेड होती है, ये स्टॉक होता है, स्टॉक, मेन ब्लेड, एक्सिलरी ब्लेड, ये तीनों जिसमें मेन और एक्सिलरी दोनों ब्लेड यूज की जाती है, इसको यूनिवर्सल बेवल गेज कहा जाता है। ऑप्शन भी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। जिसकी माप हम लोग बेवल गेज से नहीं ले पाते हैं तब यूनिवर्सल बेवल गेज का उपयोग किया जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। अगला कह रहा है कि चक को चढ़ाते और उतारते समय क्षति को रोकने के लिए चक और लेथ बेड के बीच में क्या रखा जाता है। जब भी हम लोग लेथ मशीन पे चक को लगा रहे हैं या उतार रहे हैं, तो अगर आप मान लीजिए वहां कुछ रखेंगे नहीं, चक गलती से गिर गया, कुछ हुआ तो आपका बेड खराब हो जाएगा, चक में दिक्कत आ जाएगी या बेड टूट जाएगा, बेड खराब हो जाएगा। इसलिए बचते समय लोग क्या करते हैं, बेड पे एक लकड़ी का गुटका रख देते हैं, वुडन क्रैडल, वुडन क्रैडल, लकड़ी का गुटका रख दिया जाता है जिससे कि हमारा नुकसान होने से बचा जा सके। तो ऑप्शन बी यहाँ पे बिल्कुल सही जवाब होगा। अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। सीट मेटल के काम में कौन सी धातु बहुत नरम और भारी होती है। तो सीट मेटल में जो बहुत नरम, सॉफ्ट और भारी होती है वो लेड होता है भाई, शीशा, लेड, लेड ना, ऑप्शन बी, सॉरी ऑप्शन ए। नेक्स्ट पे आ जाते हैं। कह रहा है उस डाई के नाम क्या जिसमें आकार में मामूली बदलाव की अनुमति देने के लिए एक स्लॉट काटा जाता है। हम लोग उस डाई में क्या करते हैं, जो डाई होती है डियर वृत्ताकार होती है, उसमें थोड़ा सा स्लॉट काट देते हैं जिससे थोड़ा बहुत एडजस्टमेंट किया जा सके, मामूली बदलाव किया जा सके, थ्रेड की गहराई में थोड़ा बहुत परिवर्तन किया जा सके। तो वो हमारा सर्कुलर स्प्लिट, वो जो कट काटते हैं उसको स्प्लिट कहते हैं। तो सर्कुलर स्प्लिट डाई, क्या सर्कुलर स्प्लिट डाई। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए भाई। हाँ भाई क्या बात है, सब लोग खाने चले गए क्या। धीरे धीरे संख्या कम हो रही है। आर के राजा, क्या भैया क्या कहना चाह रहे हो। सर मेरे जिले में एक के ही नेम के 2 आईटी कॉलेज है, मेरा किसमें दिया कंफर्म नहीं हुआ है। तो कंफर्म कर लो यार डियर, अभी तो समय है, एक बार क्लियर कर लीजिए, जानना बहुत जरूरी है यार, तो दिक्कत हो जाएगी ना, एक बार जाके पता कर लीजिए। यदि केंद्रों के बीच काम करते समय टेल स्टॉक केंद्र को हेड स्टॉक से ऑफसेट किया जाता है ना, जो टेल स्टॉक का केंद्र है डियर, वो पहले वैसे जनरली क्या होता है, लेथ मशीन पे जो हेड स्टॉक होता है, क्या होता है, हेड स्टॉक और टेल स्टॉक दोनों का सेंटर एक ही रहता है, दोनों का सेंटर एक ही रहता है। अगर इसको ऑफसेट कर दे, तिरछा कर दे, तो इससे क्या होता है कि हम लोग टेपर टर्निंग करते हैं, क्या करते हैं, तिरछा कर देंगे तो टेपर टर्निंग होगा। ऑप्शन सी बिल्कुल सही जवाब होगा। अगले पे आते हैं। पतली सीट को संभालते समय कौन सा सुरक्षा प्रावधान है, कि कोई पतली सीट है, हाथ से पकड़े तो हाथ में कटने का डर होता है, तो उस केस में हम लोग हाथ में ग्लव्स डाल लेते हैं। क्या डाल लेते हैं भैया, हाथ में ग्लव्स डाल लेते हैं, तो हैंड ग्लव्स यूज करते हैं। ऑप्शन डी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। अगला कह रहा है किस हाथ के औजार का उपयोग, किस हाथ के औजार का उपयोग पुनः तीक्ष्ण किए गए डिवाइडर पॉइंट को समाप्त करने के लिए। पुनः तीक्ष्ण किए गए डिवाइडर पॉइंट को अगर हमें समाप्त करने का मतलब है फाइनल टच देना, विच हैंड टूल इज यूज्ड टू फिनिश द रिशार्प नेट डिवाइडर। किसी भी डिवाइडर का पॉइंट मान लीजिए खराब हो गया तो उसको हम लोग दोबारा ग्राइंडर पर रिशार्प करते हैं। रिशार्प करने के बाद फाइनल टच देने के लिए वही कह रहा है कि किसका यूज करते हैं, तो लास्ट में हम लोग आयल स्टोन, जैसे देखे ना आपका घर गांव वगैरह में हसिया वगैरह या कुछ होता है, जब खराब हो जाता है तो उसको ले जाते हैं मार्केट में, उसको कहते हैं फरवा के ले आइए, मतलब भट्टी में ले जाकर गर्म करके उसके धार को तैयार कराते हैं और लास्ट में घर पे ले आकर उसको पत्थर पे घिसते हैं फाइनल धार देने के लिए। तो वही है, यहाँ पर हम लोग जो यूज करते हैं टेक्निकल में ऑयल स्टोन होता है। क्या होता है, ऑयल स्टोन होता है। अगले क्वेश्चन पे आ जाइए। अगला क्वेश्चन कह रहा है कौन सी प्रक्रिया सीट मेटल के 2 किनारों को एक साथ जोड़कर जोड़ बनाती है। सीट मेटल के 2 किनारों को एक साथ जोड़ करके जोड़ बनाना दिया, जैसे एक सीट मेटल इसको ऐसे मोड़ दीजिए, दूसरे को ऐसे मोड़ दीजिए, इनको आपस में फंसा दीजिए, तो इस जोड़ को जो हम लोग कहते हैं डियर, इसको सिम ज्वाइंट कहते हैं या सिमिंग बोला जाता है ना। तो ऑप्शन ए बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, सिमिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए। कह रहा है पिघलने के लिए कौन सा धातु गुण फायदेमंद होता है, किसकी वजह से मेटल पिघलती है, कौन सा गुण उसके अंदर होता है तो वो पिघल जाता है। तो वो होता है डियर क्या, फ्यूजिबिलिटी, फ्यूज होना, पिघल जाना ना, फ्यूजिबिलिटी के गुण की वजह से धातु पिघलती है। ऑप्शन सी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। क्या रहा चित्र में दिखाया गया है भाग का नाम, मैं फटाफट सभी पार्ट के नाम बता देता हूं, ध्यान से सुनिएगा। देखिए इसमें बात करें, यह बैकलग बोला जाता है, बैकलग ट्रांसपेरेंट डायल कवर बोला जाता है। यहाँ पे आ जाते हैं डियर, ठीक है, प्लंजर है, एनविल है, देखिए एनविल, प्लंजर, स्टेम, आ रही बात समझ में। यहाँ पे ये छोटा हमारे पास जो होता ना रिवॉल्यूशन काउंटर बोला जाता है, छोटे वाले को। यहाँ पे यह हमारा जो है, जो यहाँ पूछ रखा है ग्रुप में, यह पॉइंटर है, क्या है, निडल का पॉइंटर है। यह रोटेटेबल बेजेल होता है और यह बेजेल क्लैंप होता है। यह जो पूछा है पॉइंटर ऑप्शन है क्या, हाँ पॉइंटर सी में दे रखा है। नेक्स्ट पे आ जाइए। कह रहा है कि घटकों के गेजिंग का क्या लाभ है। घटकों के गेजिंग में किसी भी घटक पार्ट्स के अगर आप गेज के द्वारा चेक करें तो उससे क्या फायदा होता है, तो उत्पाद के तेज जाता है। गेज का यही तो फायदा, फटाक लगा कर चेक कर लो वो सही है या नहीं, तो किसी भी प्रोडक्ट की तेजी से जांच की जा सकती है, यही फायदा होता है गेजिंग का यूज करने से ना। चलिए तो ऑप्शन ए फास्टर चेकिंग ऑफ द प्रोडक्ट। नेक्स्ट पे आ जाइए।
ओमकार भाई साहब कह रहे सर सब चले गए तो भी मैं आपके साथ तक बना रहूंगा। नहीं भाई, मेरे बच्चे ईमानदार तो है, मुझे मालूम है, कोई नहीं जाएगा, सब लोग साथ में रहेंगे ना। सब लोग साथ में रहेंगे तो ज्यादा मजा आएगा, किसी को अभी जाने की जरूरत नहीं है। जब जाएंगे तो सब लोग साथ में जाएंगे। चलिए, वास्तविक आकार और इसके संबंधित बेसिक साइज के बीच भी अंतर देखिए। जो वास्तविक आकार है, थोड़ा सा क्वेश्चन में ध्यान देंगे, वहीं से आपको आंसर मिल जाएगा, ठीक है, उसी में आंसर मिल जाएगा। देखिए कह रहा है व्हाट इज द अलजेब्रिक डिफरेंस बिटवीन द एक्चुअल साइज एंड इट्स कॉरस्पेंडिंग बेसिक साइज। बेसिक साइज है और एक्चुअल साइज है, तो कोई भी जो बेसिक साइज दिया होता है और जो एक्चुअल साइज के बीच में जो बीजगणितीय अंतर होता है वो एक्चुअल डिवीजन होता है। ठीक है, किसी भी जॉब के जो साइज है और बेसिक साइज के बीच के अंतर को डिवीजन कहते हैं, और अपर डिवीजन मतलब जो अधिकतम साइज है और बेसिक साइज के बीच के बीजगणितीय अंतर को अपर डिवीजन, न्यूनतम साइज और बेसिक साइज के बीच के बीजगणितीय अंतर को लोअर डिवीजन ना। और जॉब बनाने के बाद जो वस्तु का सच में साइज आया वो एक्चुअल साइज होगा, तो वही बेसिक साइज और एक्चुअल साइज के बीच के बीजगणितीय अंतर को एक्चुअल डिवीजन कहते हैं। तो क्वेश्चन में भी एक्चुअल लिखा हुआ है ना, एक्चुअल साइज, क्या लिखा है, एक्चुअल साइज, और ऑप्शन भी एक्चुअल डिवीजन। नेक्स्ट पे आ रही है, अलग अलग प्रोफाइल को काटने के लिए किस मेटल कटिंग का उपयोग किया जाता है। तो जो अलग अलग आकृति की प्रोफाइल काटनी होती है ना, तो उसमें प्रोफाइल सा यूज करते हैं, जिसको कंटूर बैंड सा के नाम से भी जानते हैं। किसके नाम से, कंटूर बैंड सा को प्रोफाइल सा के नाम से भी जानते हैं। इसमें पतली ब्लेड होती है जो अलग अलग प्रोफाइल को आसानी से काट सकती है। तो ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे आ जाइए। चित्र में दर्शाए गए चिन्ह विभाग का नाम देखिए, यहाँ पे लेट मशीन का हेड स्टॉक, टेल स्टॉक, कैरी एज, ठीक है, यह हेड स्टॉक का सेंटर लेट और यह टेल स्टॉक का सेंटर, तो दोनों के बीच की दूरी ले रहा है, हेड स्टॉक और टेल स्टॉक के सेंटर के बीच की दूरी। ऑप्शन देखिए दिया भी, लेंथ बिटवीन सेंटर, केंद्र के बीच की लंबाई, बिल्कुल सही बात है। यह हेड स्टॉक का सेंटर, लेट स्टॉक का सेंटर, दोनों के बीच की लंबाई है, तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा। चलिए भैया, दोहरा शतक लगने वाला है। कह रहा ओवरऑलिंग प्रक्रिया का अंतिम चरण क्या है। देखिए मैंने ओवरऑलिंग बताया था, किसी भी मशीन के एक एक पार्ट को खोल करके अलग कर देना, अच्छे से ऑयलिंग करना, साफ सफाई करना, कोई पार्ट खिंच गया उसको बदल देना, फिर अच्छे से ग्रीसिंग वगैरह करके फिर एक एक करके सभी पार्ट को लगा देना, रीअसेंबल कर देना, उन्हें अच्छे से बांध देना। जब मशीन रीअसेंबल करते हैं तो कुछ समय उसको ना हम लोग 1-2 घंटे क्या करते हैं, खाली अवस्था में बिना किसी लोड को चलाते हैं, मतलब उसकी टेस्टिंग करते हैं अंतिम में कि भाई कहीं कुछ दिक्कत तो नहीं है। 1-2 घंटा खाली अवस्था में चलाएंगे तो हमें अंदाजा लग जाएगा कि मशीन बिल्कुल स्मूथ चल रही है नहीं चल रही है। तो ये लास्ट वाले प्रोसेस क्या होता है, टेस्टिंग करना, परीक्षण करना। तो ऑप्शन भी बिल्कुल सही जवाब होगा। अगले क्वेश्चन पे आ जाइए। अगला क्वेश्चन कह रहा है किस अवधि को घायल व्यक्ति के लिए गोल्डन आवर्स कहा जाता है। गोल्डन आवर्स, गोल्डन आवर्स किसको, ये चोट लगने के बाद, किसी व्यक्ति की कोई दुर्घटना होती है, चोट लगता है, एक्सीडेंट होता है, तो चोट लगने के बाद का जो पहला 30 मिनट होता है वो बहुत जरूरी होता है। जितना जल्दी वो पहले आधे घंटे के अंदर जितना जल्दी वो डॉक्टर के पास पहुंचेगा उतना उसकी बचने की संभावना बढ़ जाएगी। इसीलिए जो प्रथम 30 मिनट है ना, जो फर्स्ट 30 मिनट है आफ्टर इंसिडेंट, घटना के बाद का, उसको गोल्डन आवर्स में रखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए। कह रहा है कि यदि 49 मुख्य स्केल डिवीजनों को 50 वर्नियर स्केल डिवीजन और 1 MSD बराबर 1 mm में विभाजित किया जाता तो वर्नियर हाइट गेज की न्यूनतम गणना क्या है। देखिए बड़ा मजेदार दिया हुआ ना, बोला है इसमें क्या, अगर हम लोग वर्नियर हाइट गेज का पूछा है ना, अगर हम लोग लिस्ट काउंट, वो न्यूनतम गणना मतलब क्या, लिस्ट काउंट बराबर क्या हो जाएगा 1 MSD, मतलब 1 मेन स्केल डिवीजन माइनस 1 VSD, 1 वर्नियर स्केल डिवीजन। एक मेन स्केल डिवीजन में से एक वर्नियर स्केल डिवीजन को घटा देंगे ना, एक मेन स्केल डिवीजन का मान माइनस 1 वर्नियर स्केल डिवीजन का मान, इनको घटा दिया जाए तो लिस्ट काउंट पता चल जाएगी। तो यहाँ पे देखिए दे रखा है कि एक मेन स्केल डिवीजन 1 mm के बराबर है, ये तो बहुत बढ़िया है, हमें इसका पता है 1 mm माइनस, अब एक वर्नियर स्केल डिवीजन का मान क्या होगा तो हमें पता नहीं है, यही हमें पता करना है। तो यहाँ बोला क्या था कि यहाँ बोला था कि 49 मुख्य स्केल डिवीजन मतलब 49 मेन स्केल, मुख्य स्केल डिवीजन मतलब मेन स्केल डिवीजन, ठीक है, बराबर है किसके, बोला है कि 49 मुख्य स्केल डिवीजन को 50 वर्नियर स्केल डिवीजन, मतलब 49 मुख्य स्केल डिवीजन को हमने 50 वर्नियर स्केल डिवीजन में बांट दिया है, मतलब 49 मुख्य स्केल डिवीजन 50 वर्नियर स्केल डिवीजन के बराबर है, इन्होंने ये बोला है, ठीक है। तो और एक चीज हमें पता थी कि एक मुख्य स्केल डिवीजन 1 mm के बराबर है, तो 49 MSD किसके बराबर हो जाएगा, 1 MSD 1 mm के बराबर, तो 49 MSD 49 mm के बराबर, किसके बराबर भैया 49 mm के बराबर, और इसके बराबर क्या है 50 वर्नियर स्केल डिवीजन। और हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए 1 वर्नियर स्केल डिवीजन का मान ना, 1 वर्नियर स्केल डिवीजन का हमें मान चाहिए, कोई बात नहीं है। तो हमें 50 का पता चल गया कि 49 है, तो 1 वर्नियर स्केल डिवीजन का मान क्या होगा, तो 49/50 mm होगा, ठीक है, बस यही यहाँ रख दीजिए। 1 - 1 वर्नियर स्केल डिवीजन का मान आ गया 49/50 आ गया। एलसीएम ले लीजिए 50, 50 से कम 50 माइनस, सही जवाब हो जाएगा।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। कौन सी वेल्डिंग मशीन सभी प्रकार के इलेक्ट्रोड का उपयोग करके फेरस नॉन फेरस दोनों धातुओं की वेल्डिंग के लिए एसी डीसी दोनों धाराओं की आपूर्ति के लिए डिजाइन की गई है। मैंने हमेशा आपको बताया ना कि कौन सी सबसे बेस्ट होती है, रेक्टिफायर सेट। भाई सबसे बेस्ट रेक्टिफायर सेट होता है ना, लव वाला हो चाहे कोटेड या विदाउट कोटेड इलेक्ट्रोड हो, सबके लिए यही एसी डीसी दोनों के लिए बनाया गया था। रेक्टिफायर सेट बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए। चित्र में दिखाया गया एक्स चिन्हित भाग का नाम बताइएगा भाई। यहाँ नीचे देखो ये भट्टी है हमारे पास ना, हमारे पास क्या फर्नेस है, भट्टी है, इसमें नीचे ट्यूबर होता है जिसकी मदद से हम लोग दबाते हैं तो क्या करते हैं, हवा अंदर जाती है जिससे आग अच्छे से जलती है, उसको ऑक्सीजन मिलेगा तो और अच्छे से जलेगी, इसको ट्यूबर बोला जाता है। क्या बोला जाता है? ट्यूबर। ऑप्शन डी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। चित्र में दिखाया गया एक्स चिन्हित एंगल का नाम क्या है? देखिए हमारे पास क्या रीमर है और ये जो रीमर की एक्सिस है और ये जो कटिंग एज है, रीमर की एक्सिस है और कटिंग एज के बीच का जो एंगल होता है जिसको हेलिक्स एंगल कहते हैं। क्या कहते हैं? हेलिक्स एंगल कहते हैं। ऑप्शन ए बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, हेलिक्स एंगल। किसी को डाउट तो नहीं है भाई? कोई डाउट? चलिए बहुत सही, वेरी गुड। नेक्स्ट पे आ जाइए। अगला है चित्र में दिखाए गए कटिंग कीजल पर गामा प्रतीक द्वारा कौन सा कोड दर्शाया गया? देखिए ये हमारे पास है ना, ये जो नीचे अल्फा दिखाया गया, ये जो अल्फा दिखाया गया इसको अल्फा दिखाते हैं, क्लियरेंस एंगल होता है, और ये दोनों के बीच में इसको बीटा से दिखाया जाता है हमारा, ये हमारा पॉइंट एंगल होता है, और यहाँ पे जो एक्सिस ले लेते हैं इसके बीच में जो एंगल बनता है ये गामा दिखाया जाता है जिसको रेक एंगल कहते हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन देखिए, ऑप्शन ए है, रेक एंगल बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट पे देखिए, कौन सा हथौड़ा रिवेटिंग के लिए उपयुक्त है? तो जो जिस हैमर की पिन बॉल जैसी हो, क्योंकि रिविट के भी ऊपर कैसा बना होता है, तो रिविट के ऊपर भी डियर है तो बॉल जैसा बना होता है, तो जिस हैमर के ऊपर बॉल जैसा बना हुआ उसी का यूज करेंगे हम लोग रिवेटिंग के लिए। तो बॉल पिन हैमर के ऊपर बॉल जैसा बना होता है तो रिविट के जैसा उसका मैच कर रहा है, तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा, बॉल पिन हैमर। नेक्स्ट पे आ जाइए। कह रहा चित्र में दिखाया गया एक्स रूप चिन्हित भाग देखिए, ऊपर वाले को हम लोग हेड बोलते हैं, ये हेड होता है। क्या होता है? हेड होता है। नीचे वाले को हम लोग टेल बोल देते हैं, और बीच में जो हमारा ये बॉडी कहलाता है, क्या? बॉडी ना, या फिर कहीं जगहों पे इसका एक और नाम होता है, मुझे ध्यान नहीं आ रहा है ना, चलिए याद आएगा तो बाद में बता दूंगा। और यह इसका नॉमिनल डायमीटर या व्यास होता है। रिविट की साइज कभी भी इसी की व्यास से ली जाती है, नॉमिनल डायमीटर या व्यास से ली जाती है, ये नॉमिनल डायमीटर या व्यास है। और ये हमारा क्या है? ये बॉडी है ना, तो हेड हो गया, नीचे टेल हो गया, बीच में हमारी क्या हो गई? बॉडी हो गई। किसी को नाम याद है? यार मुझे दूसरा नाम याद नहीं आ रहा है, बॉडी के अलावा क्या कहते हैं? किसी को याद है? मेरे दिमाग में इस समय नहीं आ रहा है, किसी को याद है क्या? बॉडी के अलावा क्या बोला जाता है? हेड, क्या बोलते हैं यार उसका, मुझे ध्यान नहीं आ रहा, किसी को याद है भाई? भाई जो एक्स्ट्रा ईडी में जो एक्स्ट्रा 18 क्वेश्चन थे वो भी करवाऊंगा आज, ठीक है? ठीक है, जवाब नहीं आया। बॉडी या सैंक, बहुत बढ़िया रोहन भाई साहब, वेरी गुड। सागर, रिंकू, अंशु, बहुत बढ़िया भाई ना, यही मुझे ध्यान, बॉडी या फिर सैंक बोला जाता है, यही नाम मुझे मिस हो रहा था। ठीक है, बॉडी भी कह सकते हैं या फिर सैंक भी कह सकते हैं। तो यहाँ पे क्या पूछा था? ये पूछा था बॉडी, ऑप्शन सैंक नहीं, बॉडी दे रखा है तो बॉडी सही हो जाएगा। नेक्स्ट पे चित्र में दिखाया गया है चिन्हित भाग का नाम देखिए, ये क्या है? ये हमारा बैरलेसली होता है, इस पर डेटम लाइन खींची हुई है, और डेटम लाइन के यहाँ बैरलेसली पे समांतर ये जो लाइन खींची गई है ये वर्नियर डिवीजन होती है। एक्स कहाँ पूछा? तो यहाँ पूछा है एक्स में, यह क्या होता है? यह थिम्बल होता है। क्या होता है? थिम्बल। ऑप्शन भी बिल्कुल सही जवाब। नेक्स्ट पे आ रही है, कह रहा है गैस सिलेंडर वाल्व को खोलने के लिए किस वेल्डिंग हैंड टूल का उपयोग किया जाता है? गैस सिलेंडर वाल्व को खोलने के लिए उसके लिए अलग से उसके साथ की लगी हुई आती है जिसको सिलेंडर की कहते हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन सी बिल्कुल सही जवाब होगा। अगले क्वेश्चन पे आ जाइए। अगला क्या भाई? गैस कटिंग के दौरान कौन सा उपकरण उड़ती हुई चिंगारी से शरीर की रक्षा करता है? तो उड़ती हुई चिंगारी से शरीर की रक्षा करने के लिए एप्रन ना, चिंगारी से भाई कौन? लेदर एप्रन। भाई एप्रन शरीर पे पहन लेंगे, वो चिंगारी उड़ेगी तो आपका कपड़ा खराब नहीं होगा, आपको सुरक्षा हो जाएगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। तो व्हाट इज द ग्रेड ऑफ टॉलरेंस? ग्रेड ऑफ टॉलरेंस को फंडामेंटल टॉलरेंस के नाम से जाना जाता है, जो 18 प्रकार का होता है, जो IT 01 से शुरू होकर IT 16 तक जाता है।
IT01, IT0 फिर IT1 से 16 तक होता है टोटल। IT1 से IT16 16 हो गया, प्लस IT01 और IT0 दो या हो गए तो 16 तो 18 होता है। तो ग्रेड ऑफ टॉलरेंस हमारे 18 प्रकार के होते हैं, जिसको फंडामेंटल टॉलरेंस के नाम से भी जाना जाता है। अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। चित्र में दिखाए हुए स्टेट को हटाने की कौन सी विधि दिखाई गई है भाई? तो अगर आप थोड़ा सा यहाँ ध्यान दोगे तो यह उसको हम लोग क्या कहते हैं, स्टेट एक्सट्रैक्टर कहते हैं, या इजी आउट भी बोला जाता है। इजी आउट या स्टेट एक्सट्रैक्टर दोनों एक ही बात है। ऑप्शन डी यहाँ पे सही हो जाएगा, यहाँ पे इजी आउट दे रखा है। अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। बेंट स्निप का उपयोग क्या? स्ट्रेट स्निप सीधा कट लगाने के लिए, या फिर आउटर सर्कुलर ग्रुप काटना तो काट सकता है। और बेंट स्निप क्या करता है डियर? जहां पे सर्कुलर कट की बात हो, आंतरिक वक्राकार कटाई करनी हो या सर्कुलर कट लगाना हो तो बेंट स्निप, बाहरी वक्राकार कटाई करनी हो तो स्ट्रेट स्निप यूज कर सकते हैं कभी कभी, यहाँ पे सर्कुलर कट के लिए। ठीक है, नेक्स्ट पे आ जाइए। अगला कह रहा है सोल्डरिंग के लिए। देखिए थोड़ा सा क्वेश्चन ही गलत है, यहाँ बोलना चाहिए था ना, आपके एग्जाम में ऐसे ही गलत आया हुआ। यहाँ इसको बोलना चाहिए था कि स्टील की सोल्डरिंग के लिए। स्टील की सोल्डरिंग के लिए कौन सा पाउडर फ्लक्स? तो अभी मैंने पीछे बताया था कि अमोनियम क्लोराइड के लिए CIS याद कर लीजिए, और जिंक क्लोराइड के लिए CBT, कापर ब्रास टीन के लिए जिंक क्लोराइड, कापर आयरन स्टील के लिए अमोनियम क्लोराइड। देखिए यहाँ पे क्या किया है, स्टील लिखा, सिर्फ सोल्डरिंग का पूछ दिया, ये गलत कर दिया। स्टील सोल्डरिंग के लिए पूछता तो वही हमारा यहाँ पे क्या सही हो जाएगा डियर? अमोनियम क्लोराइड। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए। कह रहा चित्र में दिखाए गए वाइस का नाम दिया दिया। जो वाइस होती है इसको पिन वाइस कहते हैं। क्या कहते हैं? पिन वाइस कहते हैं। महीन तारनुमा जाप को पकड़ने के लिए यूज की जाती है। तो ऑप्शन डी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, महीन तारनुमा जाप को पकड़ने के लिए इसका यूज किया जाता है। यह जो दिखाया गया डियर इसको रेडियस एंड फिलर गेज कहते हैं। कई जगहों पे सिर्फ रेडियस गेज बोलता है, या हार्डनेस थिक मेटल का बना होता है जो आंतरिक और बाह्य त्रिज्या दोनों को चेक करने के लिए यूज किया जाता है। तो यहाँ पे जो है डियर रेडियस गेज बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे आ जाइए। व्हाट इज द कलर ऑफ ऑक्सीजन सिलेंडर? ऑक्सीजन सिलेंडर का कलर क्या होता है? तो जो ऑक्सीजन का सिलेंडर होता है उसका जो कलर होता है वो ब्लैक होता है, एसिटिल सिलेंडर का कलर मैरून होता है। तो यहाँ ऑक्सीजन की बात किया, ऑक्सीजन सिलेंडर का कलर क्या होता है डियर? ब्लैक होता है। ऑक्सीजन सिलेंडर का कलर ब्लैक होता है ना, कोई डाउट तो नहीं है। और मैरून एसिटिलीन सिलेंडर का, किसका? एसिटिलीन C2H2। ऑक्सीजन को हम लोग O2 से दिखाते हैं। चित्र में किस प्रकार का बोल्ट दिखाया गया भाई? चित्र में किस प्रकार का बोल्ट दिखाया गया है बताओ भैया, ध्यान से देखिए। मैं थोड़ा सा यहाँ अगर फिगर बनाओ दिया, बोल्ट देखिए ये होल है हमारा, और जो बोल्ट के जा रहा है ना वो यहाँ से जा रहा है, मतलब थोड़ा सा गैप बच रहा है इस साइड भी, वैसे यह भी बोल्ट हमारा यहाँ से जा रहा है। ठीक है, दोनों साइड हमारा होल से गैप बच जा रहा है, मतलब ऊपर से पूरा क्लियरेंस है, इसलिए इसको हम लोग क्या बोल देते हैं भैया? इसको बोल देते हैं क्लियरेंस बोल्ट है विथ क्लियरेंस, बोलना तो क्लियरेंस दोनों साइड पूरा बच रहा है। नेक्स्ट पे आ जाइए। कह रहा चित्र में दिखाया गया वेल्डिंग के लिए सुरक्षा ऑपरेशन है। वेल्डिंग में क्या देखिए? इलेक्ट्रोड है, इलेक्ट्रोड होल्डर है। इलेक्ट्रोड जब ये जल रहा है तो जो धुआं है, फ्यूम निकल रहा है ना, वो जो भी मतलब फ्यूम है या गैसें हैं, जो भी धुएं के बादल या जो भी गैस निकल रही है उसको हम लोग इस डक्ट पाइप के द्वारा कैप्चर करके बाहर कर दे रहे हैं, जिससे वहां पे नुकसान ना करे किसी को। तो वही है, एग्जॉस्ट डक्ट लगा हुआ है जो कैप्चर कर रही है, पकड़ रही है किसको? फ्यूम्स एंड गैसेज को। तो ऑप्शन भी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पे आ जाइए। कह रहा दिखाए गए गेज का नाम क्या है? दिखाए गए गेज का नाम क्या है? रोमियो भाई साहब आज सेकेंड ईयर की क्लास नहीं चलेगी डियर, आज सेकेंड ईयर की आपकी एम्प्लॉयबिलिटी की क्लास चल रही है। आप यहाँ कहाँ घूम रहे हो यार? आप यार क्लास ही मिस कर दोगे। 8:30 बजे से विवेक सर एम्प्लॉयबिलिटी सेकेंड ईयर का मैराथन करा रहे हैं। एम्प्लॉयबिलिटी सेकेंड ईयर का मैराथन विवेक सर 8:30 बजे से करवा रहे हैं। तो वहां पे देखो यार, आप यहाँ पे भटक रहे हो डियर। मैराथन उसका देख लीजिए, बाकी मैं कल से आपकी क्लासेस करवाऊंगा। हाँ, आप CBT के एग्जाम में आपको क्वेश्चन सॉल्व करना, आपको कुछ भी रफ टाइप का काम करना है तो आप वहां पेपर मांग सकते हो, जरूर मिलेगा। पेन भी मिलता है, पेपर भी मिलता है, सब मिलेगा, कोई टेंशन की बात नहीं, परेशान नहीं होना है। चलिए यहाँ पे देखेंगे इस टूल की बात कर रहा है, वो जो क्वेश्चन पूछा ना वो इसकी बात किया है, इसकी बात कर रहा है कि कौन सा टूल है। तो इसकी मदद से हम लोग ड्रिल के एंगल को चेक करते हैं। ड्रिल के देखें पॉइंट एंगल को चेक किया जा रहा है, इसलिए इसको ड्रिल एंगल गेज कहते हैं, क्योंकि ये ड्रिल के एंगल को चेक करता है। नेक्स्ट पे आ जाइए। चित्र में दिखाया गया एक चीज भाग का नाम देखिए। ये हमारा जबड़ा होता है, ये क्राउन व्हील है, ये हमारा चक्की है, की सॉकेट है, स्क्रॉल है। तो यहाँ पे क्या पूछा है? स्क्रॉल प्लेट हो गई। ठीक है, ये हमारी ये बैक प्लेट होती है, इसको पूछाते हैं जा है, जबड़ा है, क्या है? जा है। ऑप्शन भी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला वर्कपीस के बाहरी व्यास की जांच करने के लिए हाँ ऑप्शन ने दे रखा है प्लेन देंगे, बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। बाकी सब प्लग गेज है, प्लग गेज आंतरिक को चेक करते हैं। चित्र में दिखाया गया इस शंकु को ऐसा लग रहा है जो हमारे पास शंकु होता है, शंकु को आधा पे से काट करके यहाँ लगा दिया गया।
तो इसको फनल स्टिक कहते हैं। क्या कहते हैं? फनल स्टिक। टेपरित वस्तुओं में ज्वाइंट वगैरह लगाना हो, कीप बनाना हो तो उसमें यह काम आता है। यह इसकी बात कर रहा है, मैंने पहले भी बताया था कि यह फ्रेम होता है, यह स्पिंडल होता है, या स्पिंडल लॉक होता है, या बैरल या स्लीव है, या थिम्बल है, या रैचेट स्टॉप है, और यह क्या है रेक्ट के रूप में? एनविल। क्या है? एनविल। ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए। फिर चित्र में दिखाया गया ज्वाइंट का नाम देखिए, एक सीट हमारी इधर को मुड़ी गई है और दूसरी सीट हमारी इधर को मुड़ी गई। इन दोनों सीट को आपस में जोड़ने के लिए एक अलग से प्लेट यूज की गई है। दोनों सीट को आपस में जोड़ने के लिए एक अलग से प्लेट देखिए ऐसे लगा के यूज किया गया, एक्स्ट्रा प्लेट लगा के यूज की गई है, इसीलिए इसको डबल ग्रुप सीम ज्वाइंट करें। अगर हम दो सीटों को आपस में जोड़ दे, एक सीट को ऐसे मोड़े, दूसरी सीट को ऐसे, फिर इन दोनों को आपस में फंसा के जोड़ दे, तब यह क्या कहलाएगा? ग्रुप ज्वाइंट कहलाएगा। लेकिन दो सीटों को आपस में जोड़ने तीसरी प्लेट का यूज करें इस तरह से, तो ये डबल ग्रुप सीम ज्वाइंट कहलाता है। तो ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे आ जाइए। कह रहा बैक गियर व्यवस्था के साथ लेथ के 3 स्टेप कोन पुली हेड स्टार्ट में कितनी स्पीड प्राप्त होगी? देखिए डियर, अगर बैक गियर अरेंजमेंट ना किया होता, हमारे क्या 3 स्टेप वाली कोन पुली होती, तो मैंने आपको बार बार समझाया कि जितने स्टेप की पुली उतनी ही विभिन्न अलग अलग टाइप की गतियां प्राप्त होंगी। 3 स्टेप की पुली 3 गतियां प्राप्त होगी। लेकिन इसके साथ इसने बैक गियर वाला अरेंजमेंट कर दिया, तो बैक गियर से क्या होता है ना कि बैक गियर जिसके साथ भी, जिस स्टेप की पुली के साथ, जैसे 3 स्टेप की पुली है ना, 1 स्टेप 2 स्टेप 3 स्टेप, तो तीनों से अलग अलग गतियां प्राप्त होती है। जब बैक गियर को इसके साथ एंगेज करेंगे तो एक अलग गति, मतलब इन तीनों से तो अलग अलग गति मिल ही रही थी। फिर बैक गियर को इसके साथ करेंगे तो इसकी स्पीड को कम करके एक नई गति मिल जाएगी। फिर बैक गियर को जब इसके साथ एंगेज करेंगे तो इसकी, क्योंकि बैक गियर हमेशा स्पीड को कम करता है, रिड्यूस करता है, इसकी गति को कम करके एक और गति मिल जाएगा। और जब इसके साथ बैक गियर को एंगेज करेंगे तो इसकी गति को कम करके एक और गति दे देगा। मतलब 3 इससे गतियां और 3 बैक गियर की मदद से गतियां, ऐसा 6 गतियां हमें प्राप्त होती है। कितना? ऑप्शन 6 स्पीड, 6 गति प्राप्त हो जाती है। नेक्स्ट पे आ जाइए। संयोजन सेट मतलब कम्बिनेशन सेट का कौन सा भाग 1 डिग्री की एक्यूरेसी के भीतर कोणों को चिन्हित करने और मापने के लिए यूज किया जाता है? हमने पहले भी बताया कि नॉर्मल जो चांदा या जो प्रोटेक्टर भाई कम्बिनेशन सेट में स्टील रूल है, स्क्वायर हेड है, सेंटर हेड है, बीच में प्रोटेक्टर हेड है। प्रोटेक्टर हेड नॉर्मल चांदे की तरह होता है, उसके एक भाग का मान 1 डिग्री होता है, इसीलिए यहाँ पे जो ऑप्शन सी है प्रोटेक्टर हेड बिल्कुल सही जवाब होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। चित्र में भैया किस प्रकार का व्यू लॉक दिखाया गया? 3D व्यू लॉक है, साइड में ग्रुप कटा हुआ, ऊपर व्यू लॉक कटा हुआ। इस पे हम लोग जॉब को रखते हैं ना, सपोर्ट प्रदान करने के लिए। ठीक है, इसी पे जॉब को रखा है, इसको लेवल कहते हैं, साइड वाले ग्रुप कहते हैं। सिंगल लेवल, सिंगल ग्रुप। ऑप्शन देखिए, नहीं सॉरी, नीचे भी है ना यार, नीचे नहीं देखिए, ऊपर भी कटा है, नीचे भी कटा है, इसलिए डबल लेवल बोलेंगे। सिर्फ ऊपर कटा होता तो सिंगल लेवल, ऊपर नीचे दोनों वी आकृति बना, 2 वी है तो डबल लेवल, और साइड में एक ही ग्रुप कटा है तो सिंगल ग्रुप। डबल लेवल, सिंगल ग्रुप। नेक्स्ट पे आ रही है। अगला कह रहा है कि कार्यस्थल पर दुर्घटना से बचने के लिए पहला कदम। भाई कार्यस्थल पे आप दुर्घटना ना हो उससे बचना चाह रहे हो तो सुरक्षा सावधानियों का पालन कीजिए। सुरक्षा सावधानियों का पालन करेंगे, सुरक्षित रहेंगे भैया, सुरक्षित घर वापस चले जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन देख लिया जाए, सुरक्षा उपकरणों को पहनना, चीजों को अपने तरीके से करना, हाँ लास्ट वाला है ना, सुरक्षा सावधानियों का पालन करना। नेक्स्ट पे आ जाइए। कह रहा है कौन सी धातु उष्मा और बिजली की अच्छा संवाहक है? कौन सी धातु उष्मा और बिजली की अच्छी संवाहक है? बताइए भाई। रसीम कुमार है वेल्डर के लिए डियर, मैंने भोकाल सीरीज आपकी कंप्लीट कर ली है, उन्हीं को रिवीजन करते रहिए और अच्छे से पढ़ते रहिए भाई। भोकाल सीरीज में मैंने वेल्डर की लगभग 18 क्लासेस कराई थी, उनको अच्छे से कर लीजिए, एग्जाम में मजा आ जाएगा, कसम से बता रहा हूँ। कि कौन सी धातु बिजली और उष्मा, आप कभी भी मार्केट में जाओगे तो जनरली एल्युमिनियम और कॉपर दो ही तार मिलता है, देखोगे हमेशा कॉपर महंगा मिलता है, क्योंकि वह एक अच्छा कंडक्टर होता है ना, वह उष्मा और विद्युत का अच्छा संचालक है, तो वह हमारा कॉपर होता है। तो वैसे भी मार्केट में किसी से पूछोगे तो आदमी हमेशा कहता है कि कॉपर वाला बढ़िया है। कुछ होता ना कि कौन सा तार लिया जाए, एल्युमिनियम में कॉपर, तो होता भाई कॉपर बढ़िया है, कॉपर की बैंडिंग करा लीजिए, लंबे समय तक चलेगा, कॉपर बढ़िया होता है। नेक्स्ट पे आ जाइए। कह रहा है कि 6 mm पिच के लीड स्क्रू वाले लेथ में वर्कपीस पर 3 mm पिच को काटने के लिए आवश्यक चेंज गियर। देखिए यार, आवश्यक चेंज गियर की बात करते हैं, फार्मूला होता है हमारे पास ड्राइवर अपॉन ड्रिवेन, मतलब टीथ ऑफ ड्राइवर गियर और टीथ ऑफ ड्रिवेन, ठीक है, इज इक्वल टू होता है पिच टू बी कट, जो पिच काटा जाना है, पिच टू बी कट, जो पिच काटा जाना है, अपॉन पिच ऑफ लीड स्क्रू, पिच ऑफ लीड स्क्रू, पिच ऑफ लीड स्क्रू।
तो देखिए ड्राइवर अपन ड्रिवन बराबर क्या हो जाएगा, पिच टू बी कट, यहां बोला ना कि 6 mm पिच का लीड स्क्रू का पिच 6 mm है और वर्क पिच पर 3 mm की पिच को काटना है। तो पिच टू बी कट मतलब जो पिच काटा जाना है, कितना 3 mm का पिच को काटना है, तो 3 mm काटा जाना है अपन पिच ऑफ लीड स्क्रू। तो दिया ये कि 6 mm पिच के लीड स्क्रू वाले, तो लीड स्क्रू का क्या दिया हुआ है, 6 mm दिया हुआ है, तो 6 लिख लेंगे। तो 3 दूना 6, 3 दूना 6, 1/2 आ जाएगा। मतलब जो ड्राइवर है डियर, जो ड्राइवर है अपन ड्रिवेन है, 1/2 आ गया। मतलब इसी अनुपात में बढ़ना चाहिए। मतलब अगर ड्राइवर पे 1 दाता है तो ड्रिवेन पे 2 दाता होना चाहिए। समझ रहे हैं, ड्राइवर पे जितना दाता है उससे दुगना ड्रिवेन पे। भाई ड्राइवर पे 1 है तो ड्रिवेन पे 2। अगर आप ड्राइवर पे 4 कर दो, इसमें गुणे 4 कर देंगे तो नीचे भी गुणे 4 करना पड़ेगा। मतलब अगर ड्राइवर पे 4 हुआ तो ड्रिवेन पे कितना हो जाएगा, ड्राइवर पे अगर 4 हो तो ड्रिवेन पे 8 हो जाएगा। मतलब जितना ड्राइवर पे दाते उससे दुगना ड्रिवेन पे होने चाहिए ना। तो इस हिसाब से देखा जाए, इसमें मैच कराइए। तो पहला दिया क्या है, ड्राइवर पे 60 और ड्रिवेन पे 120। मतलब ड्राइवर पे 60 जाते हैं तो ड्रिवेन पे उसका दुगना 120। तो वही है भी ड्राइवर पे 1 तो ड्रिवेन पे 2, दुगना होना चाहिए। और वही है, बिल्कुल सही मैच कर गया। पहला ही ऑप्शन मैच कर गया, सही हो गया। फिर दूसरे वाले में देखिए, ड्राइवर पे 44, ड्रिवेन पे 88। फिर आप कहोगे सर ये वाला भी तो मैच कर रहा है, इसमें भी 44 जाते हैं और ड्रिवेन पे 88। मतलब इस पे जितना उसका दुगना ड्रिवेन पे है। तो आप यही बोले थे कि इसमें जितना उसका दुगना होगा तो सही हो जाएगा। तो ये वाला क्यों नहीं सही कर रहे हैं आप? मैं ये वाला इसलिए नहीं सही कर रहा हूँ डियर, गियर पे कभी भी जो दांते काटे जाते हैं ना, वो 5, 10, 15, 20 ऐसे काटे जाते हैं। ऐसे नहीं 8 दाते, 11 दाते, इस टाइप से नहीं काटा जाता। 5-5 के गैप पे 5 कटेगा या 10 कटेगा या 15 कटेगा, 20 कटेगा, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55, 60, 5-5 के गैप पे कटता है। इसीलिए यह सही बैठ रहा है। 55 के बाद 60 आ जा रहा है। वैसे देखिए भाई 115 के बाद 120, 5-5 के गैप पे चल रहा है, इसीलिए सही है। यह 44 है, 88 इस तरह से नहीं काटा जाता है कि मैं 34 दाता काट दूं या 32 दाता काट दूं। या तो 30 हो गया सीधे, फिर 35 जाएगा। इस वजह से इसको सही नहीं कर सकते। स्टैंडर्ड तरीका यह है, इसीलिए आपने ने सही किया। हमने इस पे आएंगे, देखिए 120 है, 60 है। भाई ड्राइवर 120 है, ड्रिवन आधा हो गया, जबकि ऐसा नहीं है। ड्राइवर से ड्रिवन दुगना होना चाहिए, यहाँ उल्टा हो जा रहा है। ये दोनों उल्टा हो जा रहा है, ड्रिवेन वाला आधा हो जा रहा है, इसलिए दोनों सही नहीं कर सकते हैं। नेक्स्ट पे आ जाइए। आई बात की नहीं समझ में, कहानी समझ में आई? अरे भैया कल एग्जाम है डियर, तो पढ़ा तो रहा हूं आपके लिए ही। पढ़ो यार, रो क्यों रहे हो भाई? रोने से थोड़े कुछ होगा। चलो, मीडियम कोटेड माइल्ड स्टील इलेक्ट्रोड का उपयोग करके किस धातु का वेल्ड किया जाता है? देखिए मैंने बार बार आपको समझाया है कि जिसका हमारा इलेक्ट्रोड हो या धातु, उसी का इलेक्ट्रोड हो या उसी की धातु हो, जहां हमारे पास इलेक्ट्रोड है माइल्ड स्टील का, तो ये किसको जोड़ेगा? तो माइल्ड स्टील के जॉब को भी जोड़ेगा। देखिए मीडियम कोटेड माइल्ड स्टील, ऑप्शन भी देखिए माइल्ड स्टील है क्या? हाँ, डी वाले में माइल्ड स्टील मिल रहा है, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। अगले पे आ जाइए। अगला क्या कह रहा है भाई कि व्हाट इज द एक्यूरेसी ऑफ वर्नियर बेवल प्रोटेक्टर? वर्नियर बेवल प्रोटेक्टर की एक्यूरेसी सटीकता क्या है? तो वर्नियर बेवल प्रोटेक्टर की एक्यूरेसी जो होती है वो 1/12 डिग्री, मतलब 1 डिग्री के 12वें भाग तक के कोण को वह चेक कर सकता है। या फिर अगर इसको मिनट में बदले तो 1 मिनट में कितना होता है डियर? 60 मिनट। 1 डिग्री में 60 मिनट होता है, इसमें 60 का गुणा कर देंगे तो यह मिनट में बदल जाएगा। तो 12×60, तो 1/12 डिग्री कहिए या 5 मिनट कहिए, दोनों एक ही बात है। तो यहाँ पे ऑप्शन देखेंगे, देखिए मिनट को एक लाइन के द्वारा दिखाया जाता है। 2 खींच देंगे तो सेकंड हो जाएंगे, या 5 सेकंड है, 1 है तो मिनट है, 1 लाइन खींचेगा ये तो मिनट है, तो ऑप्शन ये सही हो जाएगा। अगले पे आ जाइए। रोहित भाई साहब आप यहाँ पे मत घूमो यार। विवेक सर एम्प्लॉयबिलिटी की क्लास अभी मैराथन करवा रहे हैं, पहले उनकी क्लास देखिए। विवेक सर एम्प्लॉयबिलिटी मैराथन करवा रहे हैं, उनकी क्लास देखिए। और बाकी जो बच्चे कर रहे हैं, बस 1-2 क्वेश्चन है, आपकी थ्योरी वाला पोर्शन खत्म होने वाला है भाई साहब। जो मैं आपको थ्योरी करवा रहा था ना, थ्योरी खत्म होने वाला है, थ्योरी हमारा खत्म होने वाला है। 2 क्वेश्चन और बचा हुआ है, उसके बाद मैं WCS स्टार्ट करूंगा, फिर ईडी स्टार्ट करूंगा, सबको एक ही में समाप्त कर दूंगा। ठीक है, तो ज्यादा समय नहीं है, मैक्सिमम ही हो सकता है, 40 मिनट से ज्यादा नहीं लगेगा। मैं थोड़ा आप लोग स्पीड बनाइए तो अभी जल्दी खत्म हो जाएगा। देखिए कौन सा यंत्र प्लंजर की छोटी गति की आवर्धन को वृत्ताकार पैमाने पर सूचक की घोड़ी गति में परिवर्तन कर देता है? तो हमारा किसमें होता है भाई? डायल टेस्ट इंडिकेटर, उसी में तो हमारा प्लंजर लगा होता है। नीचे एनव्हील होता है, स्टेम होता है, प्लंजर होता है, वो सीधे घोड़ी स्ट्रेट मोशन लीनियर मोशन करता है और उसमें वृत्ताकार पैमाने पे घोड़ी गति में पैमाने को दिखाया जाता है। तो डायल टेस्ट इंडिकेटर में होता है। किसमें होता है भाई साहब? डायल टेस्ट इंडिकेटर, ऑप्शन डी बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट पे आ जाइए। अगला है पाउडर मेटलर्जी तकनीक द्वारा कौन से टूल सामग्री का निर्माण किया जाता है? तो पाउडर मेटलर्जी तकनीक के द्वारा हम लोग कार्बाइड टूल का निर्माण करते हैं। किसका? कार्बाइड का, ऑप्शन डी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, कार्बाइड। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए। ड्रिलिंग मशीन के किस भाग का उपयोग अलग अलग गति निर्धारित करने के लिए किया जाता है? विच पार्ट ऑफ द ड्रिलिंग मशीन इज यूज्ड टू अचीव सेट ए डिफरेंट स्पीड?
मैंने अभी पीछे बताया था कि अलग अलग गतियां प्राप्त करने के लिए हमारे पास क्या होता है, स्टेप पुली होती है। जितने स्टेप की पुली उतनी अलग अलग गतियां प्राप्त होती है। लेकिन वहां लेथ मशीन में हमने बैक गियर यूनिट यूज कर लिया था, इसीलिए जितने स्टेप की पुली थी उससे दुगनी गति प्राप्त हो गई थी, क्योंकि उसके साथ बैक गियर अरेंजमेंट किया गया था। नॉर्मल स्थिति में जितने स्टेप की पुली उतनी अलग अलग गतियां प्राप्त होती हैं। तो यहाँ पे हम लोग स्टेप पुली यूज करते हैं। क्या? स्टेप पुली। देख, पहला क्वेश्चन आपके सामने आ रहा है भाई, बड़े प्यार से, बड़े धीरे धीरे से। सूरज भाई साहब भैया पूछ रहे हैं सर आपका नाम क्या है ना, बता दो यार, जो लोग जानते हो, जिनको मेरा नाम पता है वो लोग बता दें यार। कितने मिलीमीटर होते हैं? लक्की भाई साहब कह रहे हैं 2 मिनट का ब्रेक बहुत कस के लगी है ना। ठीक है भाई, आपसे ज्यादा तेज मुझे लगी है, लेकिन मैं अब क्या करूं, मैं ब्रेक नहीं कर सकता ना। मोबाइल लेके चले जाओ यार, क्या दिक्कत है। मैं भी जल्दी जल्दी इसलिए खत्म कर रहा हूँ, मुझे भी बहुत जोर की लगी है। ठीक है, चलिए यहाँ पे क्या है डियर, कह रहा है कि 1 इंच में कितने मिलीमीटर होता है? तो 1 इंच में होता है आपका 2.54 सेंटीमीटर, और 1 सेंटीमीटर में 10 mm, तो यहाँ पे हो जाएगा 25.4 mm। ऑप्शन देख लीजिए, यहाँ देखिए मैं ऐसे यहाँ लिख के आ गया ना आंसर भी 25.4 mm, आप लोग यहाँ भी देख सकते हो। नेक्स्ट पे आ जाइए। अगला कह रहा है कि व्हाट इज द एसआई यूनिट ऑफ हीट। उष्मा की एसआई यूनिट क्या होती है डियर? तो उष्मा की जो एसआई यूनिट होती है ना, वो जूल होता है। क्या होता है? जूल होता है। तो ऑप्शन भी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। व्हाट आर द फंडामेंटल यूनिट। मूलभूत इकाइयां क्या है? अगर मूलभूत इकाइयों की बात करें तो मेन हमारी जो फंडामेंटल यूनिट होती है वो 7 प्रकार की होती है ना। कौन कौन सी? लंबाई, द्रव्यमान, समय। लंबाई, द्रव्यमान, समय, तापमान, विद्युत धारा, ज्योति तीव्रता, पदार्थ की मात्रा। यह 7 हमारे मूल फंडामेंटल यूनिट है ना। तो यहाँ पे ऑप्शन देखिए, लंबाई, द्रव्यमान, समय। हालांकि यहाँ पे फंडामेंटल यूनिट पूछा था, क्वांटिटीज नहीं, ये थोड़ा सा अलग टाइप का क्वेश्चन। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। देखिए लंबाई, द्रव्यमान, समय कहाँ पे? ऑप्शन बी दे रखा है ना। ऑप्शन बी देखिए, यहाँ नीचे लिख करके भी आ गया। ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब होगा, लंबाई, द्रव्यमान, समय। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। ये थोड़ा बहुत ऊपर नीचे लिख रहा है, इससे कोई दिक्कत तो नहीं है आप लोगों को? चलिए मैंने बराबर कर दिया हालांकि। ठीक है, क्या कह रहा है कि एक आयत का परिमाप क्या है जिसकी लंबाई और चौड़ाई क्रमशः 20 और 18 है। हमारी भाई आयत हो गई, लंबाई 20 है, चौड़ाई 18 है, परिमाप मतलब चारों तरफ की माप। अगर यह 20 तो आयत के आमने सामने भुजा बराबर, यह 20 तो यह भी 20, यह 18 तो यह भी 18, चारों जोड़ दीजिए 20 20 40, 18 18 36, 40 और 36 76 सेंटीमीटर। ऑप्शन सी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। यहाँ नीचे देख सकते हैं, लिख करके आ भी गया भैया, आंसर सी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए। अगला कह रहा है कि दशमलव इतना को भिन्न में परिवर्तित करें। देखिए भैया परिवर्तन करना बहुत आसान है, जो है उसको लिख लीजिए 0.0000659 अपान, नहीं इतना दे रखा ना। अब हमें इसको परिवर्तन करना है। परिवर्तन करने के लिए क्या करना पड़ेगा ये ना, जितना है इसके आगे हम लोग क्या करें, गुणे लगाइए, 1 लगाइए, दशमलव के बाद जितना अंक है उतना यहाँ पे 0 लगा लीजिए। 1 2 3 4 5 6, दशमलव के बाद 6 अंक है तो 1 के बाद 1 2 3 4 5 6 0 लगा। जितना का ऊपर गुणा उतने का ही नीचे कर लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 0। ठीक है, ऊपर जब गुणा करेंगे तो दशमलव खत्म हो जाएगा, ऊपर 659 बच जाएगा सीधा सीधा, और नीचे जो है 1 और 6 0 3 3 6 0। ठीक है, अब ऑप्शन में ढूंढ लीजिए 659 2 2 4 2 6 0, इसी वाले में है, तो ऑप्शन डी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। अगला क्या कह रहा है कि दशमलव भिन्न 0.456 को प्रतिशत में बदलिए। ये बहुत आसान है, 0.456 परसेंटेज में बदले का मतलब प्रतिशत, तो का गुणा कर दीजिए, प्रतिशत में बदल जाएगा। 100 का हमने गुणा किया, क्या हो गया 45.6%। इस तरह से आपको याद करने में आसानी रहेगी। ऑप्शन ए बिल्कुल सही जवाब है, 45.6%। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए। जल का क्वथनांक क्या है ना, व्हाट इज द एसपी राज भाई साहब, मैं बार बार बता रहा हूं यार आप लोगों को, आप लोग सुन ही नहीं रहे भाई, कि आप लोगों की आज एम्प्लॉयबिलिटी स्किल सेकेंड ईयर की मैराथन क्लास चल रही है। सभी बच्चे जाकर के वहां ज्वाइन करें, उसको अच्छे से पढ़े। ठीक है, एम्प्लॉयबिलिटी स्किल सेकेंड ईयर की मैराथन क्लास चल रही है, वहां पे ज्वाइन कीजिए। आपकी बाकी फिटर की क्लासेज कल से चलेंगी, आज वहां पे क्लास चल रही है। आज मुझे फर्स्ट ईयर वालों बेचारों का करा लेने दीजिए, क्योंकि फर्स्ट ईयर वाले बच्चों का कल एग्जाम है। ठीक है ना। चलिए देखिए, जल का जो क्वथनांक है, बॉइलिंग पॉइंट, जिसपे वो खौलने लगता है, उबलने लगता है, वो 100 डिग्री सेल्सियस होता है। कितना होता है भाई साहब? 100 डिग्री सेल्सियस। बिल्कुल सही जवाब होगा। अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने है कि 625 mm स्क्वायर क्षेत्रफल वाले वर्ग की भुजा कितनी है। अगर 625 mm स्क्वायर वाले की बात करें हम लोग,
ना वर्ग की, तो वर्ग का जो क्षेत्रफल होता है, वर्ग का क्षेत्रफल इज इक्वल टू फार्मूला होता है भुजा स्क्वायर। ठीक है, वर्ग का क्षेत्रफल दे रखा है, मतलब भुजा स्क्वायर बराबर क्या, वर्ग का क्षेत्रफल कितना है 625 है। ठीक है, अगर मुझे भुजा निकालनी है तो भुजा बराबर क्या हो जाएगा, ये स्क्वायर खत्म करेंगे तो ये वाला अंडर रूट में चला जाएगा 625। अब इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं 25 × 25। अब इसका पेयर बना लीजिए तो एक बार पेयर बाहर आ जाएगा, तो ये बाहर आ जाएगा 25 mm। ठीक है, ऑप्शन देख लीजिए, ऑप्शन जो सी है बिल्कुल सही जवाब होगा, 25 यहाँ पे लिखा हुआ भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। कह रहा है कि इकाई आयतन द्रव्यमान को क्या कहा जाता है, देखिए किसी पदार्थ के प्रति इकाई आयतन, देखिए रो इज इक्वल टू क्या होता है m/v। v हमारा आयतन है, m द्रव्यमान है, रो घनत्व है। तो कह रहा है कि इकाई आयतन द्रव्यमान को अगर आयतन को 1 कर दिया जाए, आयतन को जो वैल्यू 1 कर देंगे तो जो द्रव्यमान बचेगा वो किसके बराबर हो जाएगा, रो के बराबर हो जाएगा, मतलब वो द्रव्यमान घनत्व के बराबर हो जाता है, डेंसिटी के बराबर हो जाता है। तो यहाँ पे ऑप्शन देखा जाए तो सी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, डेंसिटी घनत्व। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। What is the value for specific heat of water? जल की विशिष्ट ऊष्मा का मान क्या है, देखिए ये बहुत सिंपल है। जल की जो विशिष्ट ऊष्मा होती है ना, देखिए बॉइलिंग पॉइंट क्या था 100 डिग्री सेल्सियस, विशिष्ट ऊष्मा 1 होती है। कितना होता है 1 होता है। यहाँ पे ऑप्शन देखिए, ऑप्शन डी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा 1। अगला व्हाट आर टू क्लासिफिकेशन ऑफ सिस्टम ऑफ यूनिट, इकाई प्रणाली की 2 वर्गीकरण क्या, किसी भी इकाई प्रणाली की 2 होता है हमारा, फंडामेंटल एंड डिराइव। फंडामेंटल यूनिट जो कि 7 प्रकार की होती है, डिराइव मतलब जो फंडामेंटल यूनिट से प्राप्त होती है उनको डिराइव यूनिट बोला जाता है। जैसे फंडामेंटल यूनिट है ना, मीटर, किलोग्राम, सेकेंड, केल्विन, एम्पियर, कैंडला, मोल, यह फंडामेंटल यूनिट हो गई। डिराइव यूनिट क्या होती है, जिसको व्युत्पन्न करते हैं, जो इनसे उत्पन्न होती है। जैसे आपको मैं कहूँ क्षेत्रफल का मात्रक क्या है, तो आपको भैया क्षेत्रफल का फार्मूला होता है लंबाई गुणे चौड़ाई, लंबाई गुणे चौड़ाई। लंबाई भी हमारी मीटर में मापी जाती है, चौड़ाई भी मीटर में मापी जाती है, तो गुणा करेंगे तो आ गया क्या मीटर स्क्वायर। जबकि फंडामेंटल यूनिट में सिर्फ मीटर है, मीटर स्क्वायर तो कैसे उत्पन्न हुई, तो यह जो है मूल मात्रक है, जो फंडामेंटल यूनिट है, इन्हीं का 2 बार गुणा करके नया मात्रक बना दिया गया। मतलब जो फंडामेंटल यूनिट से उत्पन्न होती है उसको व्युत्पन्न मात्रक कहते हैं, या डिराइव्ड यूनिट कहते हैं, जैसे कि मीटर स्क्वायर। तो वही हमारा 2 टाइप की है, फंडामेंटल एंड डिराइव्ड। नेक्स्ट पे आ जाइए, स्क्वायर रूट ऑफ, व्हाट इज द स्क्वायर रूट ऑफ 529। 529 का वर्गमूल की बात कर रहा है भाई, कितने का 529। इसके वर्गमूल निकालना भाग विधि से बिल्कुल आसानी से निकाल सकते हो। इधर से पेयर बनाएंगे, पहले 2 का जाएगा, 2 दूना 4, 4 आ जाएगा, 2 बार गया 2 भी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, कितना 23। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए। विच इज एग्जाम्पल फॉर फर्स्ट ऑर्डर लीवर, विच इज एग्जाम्पल फॉर फर्स्ट ऑर्डर लीवर। देखिए ये फर्स्ट ऑर्डर लीवर की कहानी में बताऊंगा, उसी को थोड़ा समझ लीजिए, सारे क्वेश्चन बिल्कुल आसानी से सही होंगे। क्या समझना है आपको, आपको ये चीज समझनी है कि 3 चीजें हमारे पास होती है इसमें, FWE, एफर्ट या प्रयास, पी से भी लिखते हैं, FWE याद रखिए या FWP, इसी सीरियल से याद रखिए कि अगर जिसमें पहले नंबर पे एफ है, दूसरे पे डब्ल्यू, तीसरे पे ना, ये पहले नंबर पे है, दूसरे नंबर पे या तीसरे नंबर पे, तो जिसमें एफ बीच में आ जाए, डब्ल्यू और पी किनारे, बीच में एफ आ जाए वो प्रथम प्रकार का उत्तोलक। दूसरे नंबर पर डब्ल्यू मतलब जिसमें डब्ल्यू बीच में आ जाए वो द्वितीय प्रकार का उत्तोलक। तीसरे नंबर पे एफर्ट है, प्रयास है, अगर प्रयास बीच में आ जाए तो तृतीय प्रकार का उत्तोलक। कैसे याद रहेगा, देखिए अभी यहाँ एग्जांपल समझ लीजिए, समझ में आ जाएगा। जैसे मान लीजिए इसमें डियर हम लोग कोई भी वस्तु यहाँ रखेंगे काटने के लिए, तो भार यहाँ पे लगेगा, मतलब डब्ल्यू हो गया। ठीक है, इसको काटने के लिए बल कहां से लगाएंगे, प्रयास कहां से करेंगे, तो यहां दबा करके प्रयास लगाया जाएगा। तो यहाँ पे क्या हो गया, एफर्ट हो गया, प्रयास हो गया, और बीच में घूमेगा कहां से, जहां से घूमता है उसको फलक्रम कहते हैं। तो यहाँ पे दोनों पॉइंट जुड़ा हुआ है, इसी पे घूमता है, इसको फलक्रम कहेंगे। इसमें बीच में कौन आया भाई, एक साइड डब्ल्यू हो गया, एक साइड ई हो गया, बीच में कौन आ गया एफ, और जब फलक्रम बीच में होता है तो प्रथम प्रकार का, तो जो बीच में आ गया उसी हिसाब से उत्तोलक तय करेगा। मैंने बताया ना, अगर पहले ऐसे याद लीजिए, एफ डब्ल्यू पी सीरियस कर रखिए, अगर एफ बीच में तो प्रथम प्रकार का, डब्ल्यू बीच में तो द्वितीय प्रकार का, और अगर प्रयास बीच में रहेगा तो तृतीय प्रकार का उत्तोलक। इसमें एफ बीच में मतलब यह प्रथम प्रकार का उत्तोलक है। कौन सा हो गया, प्रथम प्रकार का हो गया। ठीक है, इसमें आ जाइए, कूड़े वाली गाड़ी है, अगर इसमें हम कुछ भी सामान रखते हैं तो उसका लोड यहाँ लगेगा, मतलब डब्ल्यू हो गया। इसको आगे ले जाने के लिए बल कहां से लगाएंगे, तो यहाँ से धक्का देंगे, तो ये हमारा एफर्ट हो गया, ई हो गया या प्रयास हो गया।
इसको आप ऊपर नीचे करोगे तो यहाँ पे जुड़ा हुआ, यहाँ से घूमेगा, जहां से घूमता है उसको फलक्रम कहते हैं। एफ हो गया, ये हमारे पास क्या हो गया, एफ हो गया। इसमें बीच में क्या आ गया, डब्लू आ गया। डब्लू बीच में होता है तो द्वितीय प्रकार का उत्तोलक, मतलब ये द्वितीय प्रकार वाला है। इसका नाम क्या भैया, ए व्हील बैरो ना, ए व्हील बैरो कहते हैं। एक व्हील होता है, बैरो मतलब ठेला गाड़ी या कूड़े धोने वाली गाड़ी भी बोला जाता है, तो ये ए व्हील बैरो हो गया। और वह जो था वो हमारे पास एक कैंची थी, क्या थी, सीजर्स कैंची, ठीक है। फायर टोंग यह होता है चिमटा, आपने घरों में देखा होगा भाई, किसी भी आपको पकड़ोगे तो आगे पकड़ोगे यहाँ पे, मतलब यहाँ पे डब्लू काम करेगा, ठीक है। ये घूमेगा कहाँ से, तो यहाँ पे ज्वाइंट है, इसी ज्वाइंट पे से घूमेगा तो यहाँ पे इसका फलक्रम हो जाएगा। इसको कोई भी सामान उठाने के लिए बल कहाँ से लगाओगे, तो बीच में पकड़ करके दबाओगे तो मतलब एफर्ट आपका यहाँ लगेगा। बीच में कौन आ गया, ई आ गया। ई जब बीच में होता है तो तीसरे नंबर पे है, ई जब बीच में होता है तो तृतीय प्रकार का उत्तोलन, ठीक है। इसमें देख लीजिए जैसे या नींबू निचोड़ने वाली मशीन है, नींबू को हम जब बीच में रखेंगे तो यहाँ डब्लू काम करेगा। यहाँ से हम दबा रहे हैं तो प्रयास लगा रहे हैं तो ये हमारा एफर्ट हो गया। अब घूम कहां से रहा, तो यहाँ पे ज्वाइंट है, या लास्ट में यहाँ से घूमता है तो ये फलक्रम हो गया। बीच में क्या आ गया, डब्लू आ गया। डब्लू बीच में रहेगा तो द्वितीय प्रकार का उत्तोलक, मतलब यह द्वितीय वाला है। एक बार मैंने आपको सभी को समझा दिया जिससे आपको आगे दिक्कत ना हो। इसको थोड़ा ध्यान रखेंगे तो आराम से क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं होगी, परेशानी नहीं होगा, ठीक है ना। आ रही बात समझ में, चलिए तो यहाँ देख लेते हैं। या देखिए फायर टोंग हमारा यह हो गया, नींबू निचोड़ने वाला मतलब लाइम स्क्वीजर आपका यह हो गया, ठीक है। चलिए यहाँ पे क्या था, पूछा था प्रथम कोटि के उत्तोलक, प्रथम वाला कौन सा था, कैंची थी ना। तो यहाँ पे ऑप्शन जो बी दे रखा है बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, पेयर ऑफ सीजर। नेक्स्ट पे आ जाइए, विच इज एग्जाम्पल फॉर थर्ड ऑर्डर लीवर, एफ डब्ल्यू पी। थर्ड में क्या होना चाहिए, पी बीच में होना चाहिए, एफर्ट बीच में होना चाहिए, ई पहले में एफ बीच में, दूसरे में डब्ल्यू बीच में, तीसरे में ई बीच में। तीसरी प्रकार का पूछा है, मतलब हम ऐसा ढूंढे जिसमें एफर्ट बीच में आए। इसमें क्या बीच में आएगा भाई, एक तरफ बाट रखोगे डब्ल्यू और एक तरफ बाट रखोगे तो प्रयास लगेगा। मान लीजिए आपने बाट रख दिया, प्रयास लगाया आपने उठाने का, डब्ल्यू है बाहर है, ये बीच में से घूमता है मतलब बीच में फलक्रम है, प्रथम प्रकार हो जाएगा। बीच में फलक्रम मतलब प्रथम प्रकार, ठीक है। यह भी हमारा प्रथम प्रकार था, यहाँ डब्लू था, यहाँ एफर्ट हमने लगाया था, फलक्रम यहाँ था, यह भी प्रथम प्रकार वाला था। ये दोनों प्रथम प्रकार के उत्तोलक हो गए। इसमें क्या था डियर, नींबू जहां रखा डब्लू, एफर्ट यहां से लगाया और फलक्रम यहाँ पे है, एफ डब्ल्यू पी, बीच में डब्लू आ गया डियर, तो द्वितीय प्रकार का उत्तोलक हो गया। हमें बीच में ई चाहिए तब तृतीय प्रकार का होगा ना, ये द्वितीय प्रकार का हो गया। इसमें देखिए चिमटी, कोई सामान यहाँ से पकड़ेंगे मतलब यहाँ डब्लू काम करेगा, यहाँ से ज्वाइंट से तीसरे से घूमेगा तो मतलब यहाँ फलक्रम है। प्रयास बल कहाँ, एफर्ट कहाँ से लगाएंगे, यहाँ से लगाएंगे, मतलब ये ई है। जब ई बीच में आ जाता है तो वो हमारा तृतीय प्रकार का उत्तोलक होता है, मतलब यही वाला हमारा क्या है, तृतीय प्रकार का है, तृतीय वाला ना, ये वाला। वही पूछा भी था, तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा भैया, तृतीय। देखिए कॉमन बैलेंस मतलब तराजू हो गया, फोर्सेप्स चिमटा, यही है हमारा, यही हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा। अरे यार, पेयर ऑफ सीजर यह हो गया हमारा, लाइम स्क्वीजर यहाँ हो गया हमारा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। अगला कह रहा है हाउ मेनी वाट वन हार्स पावर इन ब्रिटिश सिस्टम, ब्रिटिश प्रणाली में एक हार्स पावर में कितना वाट होता है डियर, एक हार्स पावर में 746 वाट। कितने, एक हार्स पावर में 746 वाट होता है ब्रिटिश में। मीट्रिक में पूछता तो एक हार्स पावर में 735.5 वाट होता, यहाँ ब्रिटिश में पूछा था तो ऑप्शन सी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, 746 वाट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, शक्ति इनपुट आउटपुट की बात कर रहा है ना, कि व्हाट इज द रेशियो ऑफ पावर आउटपुट टू पावर इनपुट। पावर इनपुट और आउटपुट, आपने जो इनपुट दिया पावर का, इनपुट दिया और जो आपको आउटपुट मिला, दोनों का जो अनुपात होता है वो एफिशिएंसी कहलाती है, दक्षता कहलाती है। तो यहाँ पे देखेंगे तो जो ऑप्शन सी दे रखा है बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, एफिशिएंसी दक्षता। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए, कह रहा है कि साइन tan 45 का मान क्या होगा यदि साइन 45 का मान 1/√2 है। देखिए ये 0 डिग्री को बताता है, ये 30 डिग्री को, ये हमारा 45 डिग्री को, 60 डिग्री को, 90 डिग्री को, ठीक है। तो हमें साइन 45 का भाई 1/√2 होता है, ये जानते ही है। तो tan 45 का tan वाला देखिए 1 है, tan 45 का कितना होता है, 1 होता है, ऑप्शन सी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए, What is known for the temperature at which any solid melt into, देखिए वो तापमान क्या है जिसमें कोई ठोस द्रव में बदल जाए। ठोस जब हमारा द्रव में बदलता है, ठोस किस में बदलता है भैया, ठोस हमारा द्रव में बदलता है मतलब पिघल रहा है, ठोस द्रव में बदल रहा है मतलब पिघल रहा है, कोई चीज पिघल रहा है मतलब मेल्ट हो रही है। मेल्ट होने का मतलब होगा क्या, मेल्टिंग पॉइंट, गलना, जिस टेम्परेचर पे वो ठोस को द्रव में बदलने लगता है, ठीक है। ऑप्शन में बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए, क्या विच इज इक्वल टू साइन थीटा, साइन थीटा के बराबर कौन होता है।
भाई नेट खत्म हो गया तो अपने घर में किसी का हो तो कनेक्ट करा लो, किसी दोस्त से कनेक्ट करवा लीजिए यार। अब इतना तो करना पड़ेगा ना डियर। अब मैं यहाँ से तो दे नहीं सकता, नहीं मैं यहाँ से वाईफाई ऑन कर देता, लो भाई कनेक्ट करा लो, ठीक है। अब थोड़ी सी तो मेहनत करो यार, 10-20 रुपए खर्च कर लो, 20 रुपए में 1 GB एक्स्ट्रा मिल जाता है 15-20 रुपए में ना, वैसा कुछ काम कर लो यार, थोड़ी सी मेहनत कर लो डियर। चलिए साइन थीटा बराबर डियर क्या होता है, देखिए साइन थीटा बराबर होता है, एक फार्मूला आप लोगों ने याद कर रखा था लाल बटे कक्का ना, इससे हमें पता चल जाता है पहला साइन को, दूसरा कॉस, तीसरा टेन को, सेक कॉसेक, अरे सॉरी हाँ कॉट सेक कॉसेक होता है। पहला साइन को, साइन मतलब एल बाई के मतलब लंब बटे कर्ण, क्या लंब बटे कर्ण होता है, ठीक है, साइन थीटा बराबर होता है लंब बटे कर्ण। अब हमें भाई इसको पहले पता होना चाहिए इंग्लिश वाली, क्योंकि सब इंग्लिश में दे रखा है, क्वेश्चन आपके एग्जाम में इंग्लिश में आ जाइए, इसीलिए इंग्लिश पता होना चाहिए कि जो आधार होता है ना, आधार को हम लोग एडजेसेंट भी कहते हैं, क्या कहते हैं, एडजेसेंट भी बोलते हैं। लंब को हम लोग अपोजिट साइड भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं, अपोजिट साइड भी बोला जाता है। और जो कर्ण है इसको हाइपोटेन्यूज भी बोला जाता है, हाइपोटेन्यूज, ठीक है ना। अब यहाँ पे क्या पूछा है, और साइन थीटा, साइन थीटा बराबर एल बाई की, लंब बटे कर्ण होता है, लंब की जगह क्या है डियर, अपोजिट साइड है, लंब की जगह अपोजिट साइड है, और कर्ण की जगह क्या है, तो हाइपोटेन्यूज है, ठीक है। ऑप्शन देखिए, ऑप्शन ए वाला बिल्कुल सही जवाब, पहला ही दे रखा अपोजिट साइड अपन हाइपोटेन्यूज, साइन थीटा बराबर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए। अगला कह रहा है कि कौन सा एग्जांपल द्वितीय ऑर्डर लीवर का, द्वितीय में W बीच में आना चाहिए भैया, इसमें बीच में क्या आ गया, यहाँ देखिए, यहाँ W, यहाँ एफर्ट, यहाँ फलक्रम, बीच में F आ रहा है मतलब प्रथम वाला है, ठीक है। इसमें देखिए यहाँ से घूमेगा भाई, ढक्कन खोलने वाला बोतल ओपनर है, यहाँ से इसको जो उठाएंगे तो यहाँ पे घूमेगा, मतलब यहाँ फलक्रम है, यहाँ से उठा रहे हैं मतलब एफर्ट लगा रहे हैं, यहाँ पे यहाँ ही है, यहाँ पे भार ढक्कन खोलने के लिए यहाँ दबाव लग रहा है मतलब यहाँ भार लग रहा है, W है, बीच में क्या आ गया W, जो W बीच में होता है तो वह द्वितीय प्रकार का होता है, कितना, द्वितीय वाला होता है। मनुष्य कोहनी में देखिए फलक्रम वाला, आप गिलास को जहां पकड़े, कोई भी सामान पकड़ के उठाओगे तो यहाँ लोड लगेगा, ठीक है, प्रयास कहां से लगेगा, तो आपका बल इसी पे, यहीं से तो फोर्स लगेगा, इसी पे तनाव उत्पन्न होगा तो एफर्ट हो गया हमारा, और घूमेगा कहां से, तो यहाँ से घूमता है तो ये हमारा फलक्रम हो गया, तो बीच में आ गया ई अगर बीच में तो तृतीय प्रकार का उत्तोलक, कौन सा, तृतीय प्रकार का। इसमें क्या है, एक साइड बाट होगा तो हमारा एफर्ट होगा, एक समान होगा तो W होगा, बीच में हमारा फलक्रम, बीच में फलक्रम तो प्रथम प्रकार का उत्तोलक। पूछा कौन सा था, यह पूछा था द्वितीय वाला या बोतल ओपनर है ना, तो ऑप्शन जो सी है डियर यहाँ पे बोतल ओपनर बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा ना, ये है हमारा बोतल ओपनर। कॉमन बैलेंस का मतलब होता है तराजू। नेक्स्ट पे आ जाइए। अगला क्या कह रहा है भाई, व्हाट इज द स्क्वायर ऑफ 0.01, 0.01 की 0.01 में गुणा कर लीजिए ना। इसमें क्या होता है, जैसे 2 गुना 4 होता है ना, वैसे ही कितने 2 अंक पे दशमलव है तो इसके अंक में भाई 1 है तो 1 ही रहेगा, लेकिन इसमें दशमलव के अंक आपस में जुड़ जाते हैं, 2 अंक पे दशमलव इसमें भी, 2 अंक के दशमलव इसमें भी, दोनों जोड़ के 2 4 अंक पे दशमलव चला जाएगा, तो बस 0 लगा करके 1 2 3 चौथे अंक पे 1 लिख लीजिए, 4 अंक पे दशमलव लगा देना बस। तो ऑप्शन देखिए 1 2 3 4 अंक पे दशमलव इसमें लगा हुआ है, ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट पे आ जाइए। अगला क्या कह रहा है कि प्रमुख सामग्री के रूप में लोहा होता है, इनमें किस धातु में प्रमुख सामग्री होती है, फेरस मेटल, सीधी सी बात है, फेरस मेटल मतलब लौह धातु, फेरस मेटल मतलब लौह धातु, ऑप्शन ए बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, फेरस मेटल। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए। कह रहा है कि एमकेएस प्रणाली में एम क्या दर्शाता है, देखिए एमकेएस प्रणाली में जो होता है डियर हमारे पास एमकेएस, एम मीटर को दर्शाता है, के किलोग्राम को, एस सेकेंड को, मीटर किलोग्राम सेकेंड, एम किसको दर्शाता है, मीटर को दर्शाता है, ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए। कह रहा है कि वस्तु में निहित पदार्थ की मात्रा को क्या कहा जाता है, बताइए भाई फटाफट। बहुत बढ़िया, ब्रिजेश जी हैं, नीरज हैं, शंकर कुमार हैं, अभय जी हैं, बासवती घोष, कुमार अंकित, सरकार साहनी, राम बच्चन कुमार, अर्जुन, वासु, छोटू कुमार, गोविंद, प्रोमिला, सुभा लक्ष्मी, ठीक है भाई। चलिए बताइए, देखिए वस्तु निहित पदार्थ में किसी भी वस्तु में जो पदार्थ की मात्रा होती है वह उसका मास कहलाता है, द्रव्यमान कहलाता है, ऑप्शन डी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा ना, मास या द्रव्यमान ना। अगले क्वेश्चन पे आ जाइए। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि व्हाट इज द वर्क डन इन यूनिट टाइम, इकाई समय में किया गया कार्य क्या होता है, P = W/T, इकाई समय में जो किया गया कार्य होता है वो P होता है, पावर होता है, शक्ति होता है,
क्या होता है P इज इक्वल टू W/T। अगर समय एक हो जाए, एकांक समय में किया गया कार्य इकाई समय में, तो जो W होगा वो बराबर हो जाएगा P के, मतलब किया गया जो ये कार्य है W वो P के बराबर होगा, शक्ति के बराबर होगा, पावर के बराबर होगा। तो यहाँ पे ऑप्शन ए दे रखा है पावर। नेक्स्ट पे आ जाइए, किसी कंडक्टर में इलेक्ट्रॉन का प्रवाह क्या होता है? कंडक्टर में इलेक्ट्रॉन प्रवाह को हम लोग धारा कहते हैं भाई, क्या कहते हैं? करंट कहते हैं, धारा कहते हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन डी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे आ जाइए, कह रहा है क्या, थोड़ा सा इसको सॉल्व कीजिएगा, बहुत मजेदार है। अभी मैंने पीछे इस टाइप का क्वेश्चन बताया था। एक आयत का क्षेत्रफल, देखिए डियर, आयत का क्षेत्रफल क्या होता है? आयत का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है? लंबाई गुणे चौड़ाई। इसमें दे रखा है लंबाई चौड़ाई 10 और 8 है, लंबाई 10 है, चौड़ाई 8 है, 10 8 है 80 सेंटीमीटर स्क्वायर। ऑप्शन देख लीजिए ना, कौन सा ऑप्शन? सी वाला है, 80 सेंटीमीटर स्क्वायर। अगले क्वेश्चन पे आ जाइए, धारा की इकाई क्या है? व्हाट इज यूनिट ऑफ करंट? करंट या धारा की जो इकाई होती है डियर एम्पियर होती है। कितना होता है? एम्पियर होता है। ऑप्शन सी है यहाँ पे एम्पियर। क्या भैया? एम्पियर। ऑप्शन सी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट पे आ जाते हैं, एक साधारण मशीन के वेग अनुपात में यांत्रिक लाभ का अनुपात क्या है ना? मैकेनिकल एडवांटेज अपॉन वेलोसिटी रेशियो, इन दोनों को अनुपात की बात कर रहा है। क्या होता है? तो मैकेनिकल एडवांटेज अपॉन वेलोसिटी रेशियो का जो अनुपात होता है उसको हम लोग इफिशियंसी कहते हैं। क्या कहते हैं भाई साहब? इफिशियंसी बोला जाता है। तो ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए डियर, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए। परिमाप वाला पीछे हमें क्वेश्चन किए थे, उसी तरह का है, बस वैल्यू चेंज है। उसी तरह का क्वेश्चन है डियर, बस वैल्यू चेंज है। क्या बोला है कि लंबाई 10 मान लीजिए, चौड़ाई 8 मान लीजिए। हमें मालूम है आयत के आमने सामने की भुजा बराबर होती है। अगर यह 10 तो यह भी 10, यह 8 तो यह भी 8। परिमाप मतलब चारों तरफ परिमाप, सबको आपस में जोड़ दीजिए। 10 10 20, 8 8 16, 20 10 30 6 36। तो जो लोग 36 बता रहे हैं भैया, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए, ठीक है ना? 36 वाले बच्चे बहुत बढ़िया, शाबाश, वेरी गुड। अगला है विच वन इज नॉन मेटल? इनमें से अधातु कौन सी भाई साहब? बताइए। अधातु कौन सी है डियर? जो ये ग्रेफाइट है ना, यही अधातु होती है। थोड़ा यह अपवार्ड टाइप का है। क्या है? ये थोड़ा सा अपवार्ड टाइप है, क्योंकि अधातु में करंट फ्लो नहीं होना चाहिए, लेकिन इसमें करंट फ्लो होता है। जैसे पेंसिल का नाम सुना होगा, पेंसिल में जो लीड होती है ना, वही ग्रेफाइट होता है। कभी पेंसिल को अगर आप लगाएंगे ना, तो पेंसिल की लीड में करंट आती है। तो ये ऐसा अधातु है, अपवार्ड टाइप है, जिसमें करंट भी आती है, लेकिन अधातु है। क्या? ग्रेफाइट। ठीक है, नॉन मेटल। नेक्स्ट पे आ जाइए, विच इज वेरी गुड कंडक्टर? इसमें तो कोई डाउट नहीं होना चाहिए। सबसे बढ़िया कंडक्टर कौन सा है? वही एल्युमिनियम, तांबा, कॉपर की जब भी बात होती है, हमेशा कॉपर जीत जाता है। कौन जीत जाता है? कॉपर जीत जाता है भैया। तो ऑप्शन डी बिल्कुल सही जवाब है। अगले क्वेश्चन पे आ जाइए, इलेक्ट्रिक पावर की यूनिट क्या है? व्हाट इज द यूनिट इलेक्ट्रिक पावर? पावर का भैया वाट। कभी भी बात होती है ना कि पावर मतलब नहीं कि मोटर कितने वाट का है, पंखा कितने वाट का है, यही तो बात करते हैं हम लोग। आपका बल्ब आ रहा है, कितने वाट का है। कोई भी आइटम आप जाते हो खरीदने विद्युत वाला, तो वही ना कि ये कितना वाट का लोड लेगा ना। तो क्या हो जाएगा डियर? वाट। ऑप्शन बी जो लोग बता रहे हैं, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए, कौन सा खनिज इंसुलेटर है? विच इज मिनरल इंसुलेटर? खनिज इंसुलेटर की बात करें तो माइका स्टैंडर्ड की क्वार्टज भी आता है, लेकिन हमारा जो मैक्सिमम यूज किया जाता है स्टैंडर्ड के रूप में माइका यूज होता है, इसलिए हम लोग यहाँ पे माइका यूज करेंगे, मतलब सही करेंगे। अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज द अदर नेम ऑफ लो कार्बन स्टील? लो कार्बन मतलब दूसरा नाम क्या? तो लो कार्बन स्टील, मीडियम कार्बन स्टील, हाई कार्बन स्टील। लो कार्बन स्टील को हम लोग माइल्ड स्टील भी कहते हैं। एमएस माइल्ड स्टील। तो जितने बच्चे माइल्ड स्टील बता रहे हैं ना, बहुत बढ़िया, वेरी गुड ना। क्या? माइल्ड स्टील। अगला क्या भैया? व्हाट इज एसआई यूनिट ऑफ प्रेशर? प्रेशर की एसआई यूनिट क्या होती है? पीके सिंघानिया भैया, बहुत बहुत धन्यवाद, आप मुझे पसंद करते हो, क्या बात है। चलिए, दाब की एसआई इकाई की बात करें तो पास्कल होता है डियर। क्या होता है? पास्कल होता है। ऑप्शन है यहाँ पे बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, पास्कल। अगले क्वेश्चन पे आ जाइए, व्हाट इज द वैल्यूम? थोड़ा सा मैं इसको सही कर देता हूं, फिर आप लोग जवाब दीजिए, ठीक है। व्हाट इज द वैल्यू ना? वैल्यूम ऑफ ए रेक्टेंगल टैंक। एक आयताकार टैंक है, उसका हमें क्या चाहिए? आयताकार टैंक का हमें वॉल्यूम चाहिए, आयतन चाहिए। उसका लंबाई 30 दिया है, चौड़ाई 20 दिया है, ऊंचाई 10 दिया है। देखिए आयताकार टैंक अगर आपको वॉल्यूम चाहिए, आयतन चाहिए, तो आयतन बराबर क्या होता है? आयतन इज इक्वल टू होता है लंबाई गुणे चौड़ाई और गुणे ऊंचाई ना। लंबाई कितना दे रखा है भैया?
30 मीटर, चौड़ाई कितना है 20 मीटर है, ऊंचाई कितना है 10 मीटर है। तो क्या हो जाएगा, 20 दाम में 200 तो 600 और 3 जीरो है, ऐसे कर लीजिए 3 दूना 6 और 3 जीरो है, 3 जीरो बढ़ा लीजिए 6000 मीटर क्यूब, क्योंकि तीनों लंबाई में मीटर 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 क्यूब हो जाएगा, मतलब डिराइव्ड यूनिट, फंडामेंटल यूनिट और डिराइव्ड होता है, डिराइव्ड वाला व्युत्पन्न मात्रक है। तो 6000 जो लोग बता रहे हैं, बहुत बढ़िया, वेरी गुड ना। क्या हो जाएगा डियर 6000। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए। भाई अगले क्वेश्चन का जवाब दीजिए। ब्रिजेश भाई साहब देखिए, प्रैक्टिस से बड़ा बड़ा कोई हथियार नहीं है, प्रैक्टिस से बड़ा कोई हथियार नहीं है। आप टेंशन मत लो यार, एक बार दो बार आओ, प्रैक्टिस करो, बार बार टेस्ट दो, ठीक है, चीजें याद होंगी। जो क्वेश्चन गलत हो रहा है टेस्ट देते समय आपको ये भी ध्यान रखना है क्वेश्चन कौन सा गलत हुआ, उसका स्क्रीनशॉट लेकर के मोबाइल में रखिए या फोटो खींच के रख लीजिए दूसरे मोबाइल से, या उसको कॉपी पे नोट कर लीजिए, उसको एक बार फिर से देख लिया कीजिए, जब भी टेस्ट लगाना चाहिए उसको दोबारा से देख लिया कीजिए। अंधाधुंध टिपेंगे तब तो गलतियां होंगी। चलिए भाई अगले में क्या है डियर, उस विषमभुज त्रिभुज का उस विषमभुज त्रिकोण मतलब त्रिभुज का परिमाप क्या होगा जिसकी भुजाओं की माप 40 mm, 20 mm और 28 mm ना। देखिए विषमभुज त्रिभुज है, अलग अलग लंबाई की है, एक का दे रखा है 40, एक का दे रखा है 20, एक का 28 ना। इसका हमें क्या मांग रहा है भाई, परिमाप, पेरीमीटर, परिमाप का मतलब है चारों तरफ की माप, ठीक है। उसके लिए क्या करेंगे, तीनों लंबाई को जोड़ दीजिए, आपको पता चल जाएगा। तो 40 20 60 20 80 88, 88 वाला देख लीजिए भाई, 88 वाला ऑप्शन दे रखा है, तो यही बिल्कुल सही जवाब होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। व्हाट इज द एक्सपेंडेंट फॉर्म ऑफ ESP। देखिए डियर, ये थोड़ा सा क्वेश्चन जो मैंने लिया ना गलती से आ गया मुझसे, ये जो है सेकंड ईयर का क्वेश्चन है, आपके फर्स्ट ईयर में नहीं आएगा। सेलिंग प्राइस कहते हैं इसको, ये फर्स्ट ईयर में नहीं आएगा, ठीक है। ये जो लास्ट वाला क्वेश्चन है, यह भी गलती से ले लिया हूं मैं, यह भी आपके फर्स्ट ईयर का नहीं डियर, ये सेकंड ईयर का क्वेश्चन है। किसका क्वेश्चन है, सेकंड ईयर का। किस लाइन को जीवा कहते हैं